नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ पीसीएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सुभाष कश्यप के द्वारा लिखी गई बुक आर कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें चैप्टर की चर्चा करेंगे और 7वें चैप्टर का जो विषय है उसका नाम है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। अब यार देखो, अगर हम भारत के संविधान को देखें तो सब कुछ बड़ा सीक्वेंस में लगा हुआ है। जैसे कि पार्ट 1 भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की चर्चा करते हैं संघ एवं उसकी सीमाओं की, यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे ही इसी से जुड़ा हुआ शेड्यूल 1 आप उसे देखेंगे तो पता लगेगा कि भारत के जो भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन सभी की चर्चाएं और उसका सीमा क्षेत्र वहां पर दिया गया है। अब जब हम किसी भी देश की बात करते हैं तो उस देश में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जमीन ही जमीन है, वहां पर लोग भी रहते हैं। अब ये जो लोग हैं, ये लोग कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इन लोगों की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर लोग कई प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें से पहली कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन्हें हम नागरिक कहते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं उनको हम लोग विदेशी नागरिक कहते हैं, विदेशी नागरिक, या फिर आप इनको इंग्लिश में एलियंस भी कहते हैं। एलियंस ही सिटीजन्स हो गए। तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको आप कहते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति यानी कि जिनके पास अपना कोई स्टेट नहीं है, कोई राज्य उनको ओन नहीं करता है। और इसी कैटेगरी में अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं शरणार्थी, जिनको हम लोग रेफ्यूजी भी कह देते हैं। तो 4 प्रकार के लोग आपको हर देश के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसकी चर्चा तो हम कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे अगर हम किसी विदेशी की बात करें तो विदेशी नागरिक हर समय पर 2 प्रकार के होते हैं। पहले जिनको हम कहते हैं हमारे मित्र देश और दूसरे शत्रु देश। शत्रु देश का अर्थ है अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध पर है तो उसे आप क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति जो वहाँ का नागरिक है वो शत्रु देश का नागरिक हो गया। और बाकी देशों के जो नागरिक बसते हैं वो सब के सब मित्र देशों के नागरिक होते हैं, यानी कि फ्रेंडली एलियंस के नाम से हम उनको जानते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? देखिए, जब हम इन दोनों के अधिकारों की बात करते हैं तो दोनों के कंपैरिजन में कुछ एक अधिकार ऐसे होंगे जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो हमारा आर्टिकल 29, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 19 भी आता है। तो ये कुछ एक ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। ये अधिकार यहाँ के विदेशी जो नागरिक हैं, यानी बाहर से कोई व्यक्ति आया, उसे प्राप्त नहीं है। अब ये बाकी जो अधिकार इनको मिल गए हैं विदेशी नागरिकों को, इनके अंदर भी एक डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक नागरिक ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं शत्रु देश का नागरिक। यहाँ पर वो अधिकार उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे जो बाकी लोगों के पास प्राप्त हैं। जैसे कि यहीं पर भारत के संविधान में एक अधिकार दिया गया, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के संबंध में कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए। गिरफ्तारी का कारण बताने के बाद उसको लीगल प्रैक्टिशनर तक एक्सेस देना चाहिए। उसके बाद में उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर किसी देश के साथ हम युद्ध में हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति देश के नागरिक को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी एक डिफरेंस देखने को मिलता है। अब तीसरे प्रकार के आते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन स्टेटलेस, यानी कि जिनका अपना कोई देश नहीं है। अब ये कैसी स्थिति होती है? कई बार ऐसा होता है, जैसे भारत के अंदर आप देखें तो बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग 1971 के युद्ध के आसपास वहां से भारत दौड़ करके आ गए। अब जब भारत दौड़ करके आए तो यहाँ पर उनको किसी कारणवश से भारत की नागरिकता नहीं मिली और वंश के आधार पर उनको बांग्लादेश के अंदर भी नागरिकता नहीं मिल पाई। तो ऐसे में क्या होगा, ये लोग होंगे क्या, राज्य विहीन। ऐसे तमिल जो श्रीलंका से भाग करके आए थे, है ना जी, तो ये हो गए राज्य विहीन जिनका अपना कोई राज्य नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल और एक और आता है जिसको आप कहते हैं जैसे दलाई लामा। आप देखेंगे दलाई लामा एक ऐसा ग्रुप है जो कि चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया तो वहाँ पर उनको छोड़ करके भागना पड़ा। और वो किस कैटेगरी में आ गए, वो आ गए इसमें शरणार्थी की कैटेगरी में। किसमें? शरणार्थी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे करके आज के समय पर भी आप देखेंगे कुछ लोग पाकिस्तान से, हिंदू लोग, बाकी धर्म, कुछ इस्लाम के अंदर भी कुछ लोग हैं, साथ में अफगानिस्तान से कुछ लोग भारत के अंदर आकर के शरण लिया करते हैं। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी के लोग देश के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हमारा विषय क्या है कि यहाँ पर हमारा विषय है नागरिकता। वैसे नागरिकता को लेकर के जो
एस्पेक्ट बन सकते हैं उनकी चर्चा मैं बाकी वीडियो में तो कर चुका हूँ, लेकिन हमको ये चैप्टर कवर करना है तो इस चैप्टर के हिसाब से हम पढ़ के चलेंगे। अब यहाँ पर नागरिकता को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, नागरिकता का मतलब होता है एक लीगल रिलेशनशिप। क्या कहेंगे आप नागरिकता को? नागरिकता एक लीगल रिलेशनशिप है, यानी कि कानूनी संबंध है। अब ये कानूनी संबंध किसके बीच में है? ये कानूनी संबंध उस व्यक्ति के, जिसको आप नागरिक कह रहे हैं, व्यक्ति और राज्य, इनके बीच में एक कानूनी संबंध है। वो कैसा संबंध होता है? जब व्यक्ति, जिसे आप कहेंगे कि ये देश का नागरिक है, तो उसके पास एक अधिकार होता है, या आप कहें उसकी एक निष्ठा होती है, राज्य के प्रति निष्ठा होती है, राज्य के संविधान के प्रति, भारत के प्रति निष्ठा, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा होती है। और इस निष्ठा के बदले में ये राज्य इस व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार देता है, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए या अन्य अधिकार इस व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। बात समझ में आती है? अब यहीं पर अगर हम आगे चलें तो कुछ एक्सक्लूसिव राइट होते हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसके साथ साथ भारत के अंदर वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार, यानी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार, लोग तो बहुत सारे रहते हैं भारत के अंदर, लेकिन वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, और किसी को तो प्राप्त है नहीं। चुनाव के अंदर चुनाव कॉन्टेस्ट करने का अधिकार है। इसी प्रकार से कुछ पद भारत के अंदर ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए रिजर्व हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सांसद, साथ में विधानसभा के अध्यक्ष, सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, उसी प्रकार से जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जाते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये सभी वो पद हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए रिजर्व हैं। तो ये आपको नागरिकता के संदर्भ में देखने को मिल जाता है। अब यहीं से थोड़ा सा हम आगे चलें तो फिर भारत के संविधान में इस बात को एक्सेप्ट किया गया और इसके लिए प्रावधान बनाए गए, लेकिन व्यापक प्रावधान नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि नागरिकता एक ऐसा विषय जो कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। तो जब भारत का संविधान बना 26/11/1949 को नागरिकता के जितने भी प्रावधान थे लागू कर दिए गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नागरिकता को लेकर के भारत के संविधान में भाग 2 को रखा गया, पार्ट 2 को रखा गया। और जब पार्ट 2 को रखा गया, जब भाग 2 को रखा गया, तो भाग 2 के संदर्भ में आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आर्टिकल 5 से लेकर के, जब भाग 2 को रखा गया तो भाग 2 के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर के 11 ये नागरिकता से जुड़े हुए पार्ट सेकंड में। अब यहाँ पर भी 5, 6, 7, 8 ये वो आर्टिकल्स हैं जहाँ पर नागरिकता के प्रावधान हैं। और ये प्रावधान क्या है? ये प्रावधान कहते हैं जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि 26/11/1949 को। ये ध्यान सुनना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नागरिकता का प्रावधान इसी दिन लागू हो गया था, ठीक है। तो जब ये संविधान, ये कानून लागू हुआ तो उस समय पर किन को नागरिकता दी जाएगी, तो उसके संबंध में प्रावधान था। बाकी कुछ एक प्रावधान आर्टिकल 9, 10, 11 3 आर्टिकल्स के अंदर छोड़ दिए गए। जैसे कि आर्टिकल 5 के अंदर डोमिसाइल के आधार पर, मूल निवास के आधार पर, अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात की गई। जैसे उस समय पर कोई अगर भारत का नागरिक बनना चाहता था तो उसके लिए क्या था कि भाई अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता तो भारत के अंदर जन्म हुआ हो, उसका, उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, सामान्य रूप से भारत के अंदर रह रहा हो, या फिर ऐसा नहीं है तो देश के अंदर से संविधान को लागू होने से 5 वर्ष से वो भारत के अंदर रह रहा है, उसको नागरिकता दे दी गई। उसके बाद आर्टिकल 6 के अंदर बात की गई है जो लोग पाकिस्तान से भारत आए। जो पाकिस्तान से भारत आए पहले तो सबको नागरिकता दी जा रही थी, लेकिन 19 जुलाई 1948 से यहाँ पर परमिट सिस्टम लागू हो जाता है और परमिट सिस्टम के आधार पर नागरिकता दी जाती है। परमिट सिस्टम का मतलब क्या है कि नाम का रजिस्ट्रेशन होने लग गया। तो जो लोग इस तारीख से पहले आए उनको तो नागरिकता डायरेक्ट मिल गई, जो इसके बाद आए तो उनसे ये कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन के आधार, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। बस आप जब पंजीकरण कराएंगे तो उससे 6 महीने पहले से आपका नाम, आप भारत के अंदर सामान्य तौर पर रह रहे हो, ये रखा गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 7 की बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जो भारत से पाकिस्तान चले गए। एक तारीख आती है 1 मार्च 1947, जो लोग इस तारीख के बाद पाकिस्तान चले गए उनकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी गई। लेकिन एक अपवाद रखा गया, और वो अपवाद था कि कुछ लोग इनमें से वापस भारत आ गए, तो उनसे कहा गया कि आपको भी नागरिकता मिल सकती है, बस आपको ये जो आर्टिकल 6 के अंदर जो 19 जुलाई 1948 का जो परमिट सिस्टम है उसके तहत जो कंडीशंस दी गई हैं उनको फॉलो करना और आपको नागरिकता मिल जाएगी। और उसके बाद आर्टिकल 8 ये उन लोगों के लिए है जो उस समय पर भारत के बाहर रह रहे थे, यानी कि विदेश के अंदर रहा करते थे। अब यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत के मूल का है या फिर उसके माता पिता,
उसके दादा दादी नाना नानी भारत से हैं और वो किसी कारणवश भारत से बाहर रह रहा है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। बस एक काम करना है कि उस समय पर जो हमारे विदेशी राजनयिक अगर वहाँ पर हैं, काउंसलेट हैं, उनमें जा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। बस इससे आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, भारत के संविधान में प्रावधान दिए गए कि किसको नागरिकता दी जाएगी एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 9 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत से नागरिक होते हुए भी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो इसका अर्थ बनेगा कि वह अब भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 एक कहता है कि आपके पास क्या रहेगा, दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी, सिंगल सिटीजनशिप आपके पास रहेगी। इस बात को ध्यान सुनना, इसके दो मायने हो जाते हैं, ठीक है। एक मायने होता है कि भाई केंद्र और राज्य, यानी कि भारत के अंदर जो नागरिक होता है वो कैसा होता है, सिर्फ भारत का नागरिक होता है, राज्य का नागरिक नहीं होता। लेकिन मैं उस एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक व्यक्ति दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता, जैसा कि बाकी देशों में होता है लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं होता है। तो आर्टिकल 9 सीधा सीधा कहता है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता उसकी चली जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर मान ली किसी व्यक्ति ने दूसरे देश का पासपोर्ट बना लिया तो तुरंत उस पर यहाँ कार्रवाई हो जाएगी, उसको अरेस्ट कर लेंगे, डिपोर्ट कर देंगे या फिर मुकदमा चला देंगे, ऐसा कुछ है क्या? तो इस संबंध में एक मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने कुछ कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, अगर मेयर पासपोर्ट किसी ने दूसरे देश का होल्ड कर लिया है तो वहां पर आप इसको व्यक्ति को डायरेक्ट डिपोर्ट नहीं कर सकते। इस पर जो अल्टीमेट कॉल होगी वो अल्टीमेट कॉल देश की सरकार की होगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर अल्टीमेट डिसीजन लेगी। अगर किसी कोर्ट के अंदर भी मुकदमा चल रहा है तो अंतिम जो बात मानी जाएगी वो केंद्र की सरकार की मानी जाएगी। विभिन्न प्रकार के केस हुए, जैसे कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रहमतुल्लाह 1971 का केस आता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सैयद मोहम्मद, ऐसे कई मल्टीपल केसेस हुए जहां पर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया। इसके बाद आर्टिकल 10 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 10 कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर भारत के अंदर किसी को नागरिक बन करके रहना है तो जो हमारे देश की संसद है उसके कानून को फॉलो करना पड़ेगा। और बाद में आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि अगर देश की संसद को हम शक्ति को देखते हैं तो नागरिकता के संदर्भ में उनके पास सभी शक्तियां, ये कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल देश की संसद के पास, एक्सक्लूसिव पावर उनको दी गई है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को भारत के अंदर पारित किया और लागू भी किया। और एक बात ध्यान सुनना, कोई व्यक्ति भारत के अंदर कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा, एक्वायर करेगा, अर्जन करेगा, कैसे उसको टर्मिनेट किया जाएगा, ऐसा कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। ये बातें देश के अंदर हमारी संसद के ऊपर छोड़ दी गई हैं और उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत ये पूरी शक्तियां बताई हैं। यानी कि इन सब से डील कौन करता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा समरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर चले हम सिटीजनशिप एक्ट की ही बात कर लें कि भाई इसके अंदर ब्रॉडली क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ब्रॉडली इसके अंदर क्या प्रावधान होते हैं, देखिए अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो सबसे पहले एक्वायर करना, यानी कि सिटीजनशिप को एक्वायर करना, किस किस प्रकार से देश की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। तो बताया गया कि आपके पास 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कहा गया कि व्यक्ति को जन्म के आधार पर, उसके साथ साथ डिसेंट यानी कि वंश के आधार पर, उसी प्रकार से पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण साथ में देशीयकरण के आधार पर, या फिर किसी जमीन को, किसी क्षेत्र को भारत ने अधिग्रहित कर लिया तो अधिग्रहण के आधार पर जो है उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो 5 प्रकार के प्रावधान यहाँ पर है। ये तो है एक्वायर करने की बात, लेकिन अगर टर्मिनेट किया जाना तो टर्मिनेट के संदर्भ में बताया गया कि अगर व्यक्ति ने नागरिकता अर्जित कर ली है तो उसकी नागरिकता जा भी सकती है। टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर 3 प्रकार की बातें की गई हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या कहा गया है कि व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित कर लेता है तो यहाँ पर उसकी जो नागरिकता है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, यहाँ पर उसकी नागरिकता उसको टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से देश की नागरिकता को रिनाउंस करता है तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। और तीसरे वाला आता है डेप्रिवेशन यानी कि वंचन के द्वारा। इसका अर्थ बनता है कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त की, गलत आधार पर गलत डॉक्यूमेंट दिखा करके नागरिकता प्राप्त कर ली तो नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। या फिर नागरिक बनने के बाद भारत का नागरिक तो बन गया, उसके बाद बाहर चला गया और लंबे समय तक बाहर ही रह रहा है, 7 वर्षों से अधिक तक, तो उसकी नागरिकता जा सकती है। या फिर किसी दूसरे दिन जाकर ऐसा कोई क्राइम कर दिया कि वहाँ पर उसको सजा हो जाए
तो अगर नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर ऐसा कोई मुकदमा आता है, 2 वर्ष से अधिक की सजा उसको होती है, तो ऐसे केस में उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। तो ये सारी बातें ब्रॉडली जो है मोटे तौर पर इस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत बताई गई हैं। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ले लेते हैं कि यहाँ पर किताब के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए बन सकते हैं। एमसीक्यू देखते हैं क्या बन सकता है। ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ करके आपको इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या क्या स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहली स्टेटमेंट दी गई है कि अन्य देशीय व्यक्ति जिनको आप एलियंस कहते हैं, वे व्यक्ति हैं जो नागरिकता संबंधी दस्तावेजों के अभाव में राज्य विहीन घोषित कर दिए गए हैं। क्या यह सही है? राज्य विहीन कौन होगा? राज्य विहीन जिसके हम डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है उसको आप राज्य विहीन कह देंगे, स्टेटलेस कह देंगे। लेकिन क्या आप उसे एलियन कह सकते हैं? ये गलत है। एलियन तो इसको मतलब ही नहीं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अब जो मैंने बताया उसके आधार पर आप चलते हैं। दूसरा देखें क्या कहता है, भारत में सिर्फ विधिक व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है, प्राकृतिक व्यक्तियों को नहीं। विधिक व्यक्ति मतलब लीगल पर्सन्स, और लीगल पर्सन का मतलब कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसे भारत के अंदर नागरिकता मिलती है? क्या आपने सुना है कभी ऐसा? नहीं है। इनफैक्ट इसको लेकर के केस भी आया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिसर, 1963 का एक केस है जिसके अंतर्गत ये माना गया कि भाई देखो, अगर आर्टिकल 19 के अंतर्गत देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है तो क्या किसी कमर्शियल एंटिटी को अधिकार मिल सकते हैं, किसी कॉर्पोरेट बॉडी को अधिकार मिल सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वह एक इंडिविजुअल की बात होती है। यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत अगर नागरिक को अधिकार प्राप्त है तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। कंपनी का कहना था, यहाँ पर कॉर्पोरेशन का कहना ये था कि इस कॉर्पोरेशन के जो शेयर होल्डर हैं वो भी तो भारत के नागरिक हैं, तो क्या इसे नागरिकता के अधिकार मिलेंगे? तो क्लियर कट मना कर दिया गया क्या कि यहाँ पर भाई इसको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इंग्लैंड में दोहरी नागरिकता की धारणा प्रचलन के अंदर है। इंग्लैंड एक ऐसी व्यवस्था को फॉलो करता है जिसे आप कहते हैं यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि व्यवस्था के अंदर जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वहां स्टेट गवर्नमेंट बना करके उनको शक्ति दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना इंडिपेंडेंट कोई वजूद नहीं है, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? यूनियन की विल के ऊपर, विल एंड विश के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि अगर यूनिटरी सिस्टम है तो वहां पर सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होगी, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। और इस दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि नागरिक एक तरफ तो सेंटर का यानी कि पूरे देश का नागरिक है, दूसरी तरफ वहां के राज्य का नागरिक है। जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए की, स्विट्जरलैंड की, वहां पर फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। और फेडरल सिस्टम के अंदर व्यक्ति, हमारे अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो वो अमेरिका का नागरिक भी है और दूसरा वहां पर राज्य का नागरिक भी है। इसका मतलब क्या है? दोहरे अधिकार उसको प्राप्त हैं। हालांकि भारत के अंदर कुछ समय पर कुछ एक अपवाद होते थे, जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर को, तो वो अपवाद थे, अब नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। चौथी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है कि भारत के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि किसी विधिक व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते, लीगल पर्सन को भारत के अंदर मूल अधिकार नहीं है। तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है, डी जो है एकदम सही है। ठीक है भाई, और इसका केस आप देख लीजिएगा, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें ऐसा कहा था। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यद्यपि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था लागू है, किंतु कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो एकल नागरिकता के अपवाद कहे जा सकते हैं। यानी कि हमारे पास है क्या? हमारे पास है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। लेकिन इस एकल नागरिकता के बावजूद भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो अपवाद कहे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल 370 होता था। इस जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो स्पेशल स्टेटस उनको प्राप्त था, यानी कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान आ जाते थे। जैसे कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक भी होता था,
वहाँ के सिस्टम के द्वारा उसको कुछ और अधिकार प्राप्त होते थे, जैसे कि वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। तो आर्टिकल 370 क्या ऐसा है। दूसरा आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है कि राज्य जब अपनी नीति बनाएगा तो उसमें केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, केवल इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन रेजिडेंस के आधार पर तो कहीं नहीं लिखा किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है राज्यों के अंदर, लोगों के अंदर। एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों को इस प्रकार से भेदभाव में ला सकता है। उसी प्रकार से आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। यहीं पर कहा गया है कि अगर देश की संसद चाहे तो रेजिडेंस के आधार पर कुछ प्रावधान बना सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल भी मैं दे चुका हूं। उसी प्रकार से अगर हम आर्टिकल 19 का (5) की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं राइट टू फ्री मूवमेंट, कुछ एक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया, तो वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं मूवमेंट को लेकर के। तो क्या ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है उसको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं? तो जवाब है बिल्कुल सही, ये चारों के चारों प्रावधान ऐसा बिल्कुल करते हैं। लेकिन आप इसको एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन लेकर नहीं चलेंगे, इसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लेकर चलेंगे, सकारात्मक भेदभाव के तौर पर आप इसको देखेंगे, जो कि हमारा बिल्कुल वैलिड है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि कोड देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि डी इसका सही आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, करंटली मैच्ड पेयर इसमें से कौन सा नहीं है। कहता है कि अधिवास द्वारा नागरिकता, डोमिसाइल के आधार पर सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 के अंदर दिया गया है। दूसरा है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता दी गई, आर्टिकल 8 के तहत। तीसरा है नागरिकता की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 10। और चौथा कहता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले यानी कि माइग्रेट करने वाले लोगों को नागरिकता दी गई हमारे आर्टिकल 7 के द्वारा। तो ये तो चर्चा मैं अभी कर चुका हूं कि अगर नागरिकता को अर्जित करने की बात करें या उसको समाप्त करने की बात करें, ऐसा कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। ये तो सिटीजनशिप एक्ट का विषय है। तो ये क्या हो जाता है? सी इसका नॉट करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में रखा है, यानी कि हिंदी का स्टेटमेंट एक तरफ है और इंग्लिश वाला जो है नेक्स्ट स्लाइड पर रखा गया है। अब जरा एक एक करके देख लेते हैं। क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की जो पूर्ण शक्ति है वो आर्टिकल 10 और 11 के तहत संसद के पास है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संसद को संविधान के भाग 2 के बंदों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि अगर देश की संसद के द्वारा कोई नागरिकता संबंधी कानून बनता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो, उसके डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। और तीसरा कहता है कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया हो। तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट आइए, क्या कहता है कि अगर संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है तो कहां पर है? आर्टिकल 10 और 11 में ही दी गई है। ये तो सही है, अभी मैंने बताया था आपको। उसके बाद अगर तीसरी स्टेटमेंट को देखें तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वंश के आधार पर जब नागरिकता की बात करते हैं तो पहले तो ये प्रावधान हुआ करता था कि यदि किसी व्यक्ति का जो भारत का उसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो और उसका कोई वंशज है, वंशज के आधार पर मतलब कोई बालक अगर विदेश के अंदर पैदा होता है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो एक ही विकल्प था और वो था कि अगर उसका पिता भारतीय है तो उसको नागरिकता दे देंगे। अब यहाँ पर कहा गया, बाद में प्रावधान आया कि भाई उन माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। उसके बाद कहा गया कि भाई अगर आज के टाइम पर आप नागरिकता देंगे 3 दिसंबर 2004 के बाद में, तो वंश के आधार पर नागरिकता तभी मिलेगी जब आप उस बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर काउंसलेट के पास उसका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अब आता है सेकंड स्टेटमेंट। ये क्यों सही नहीं है? देखिए सेकंड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। क्यों सही नहीं है? अभी मैंने बताया था कि अल्टीमेट डिसीजन नागरिकता को लेकर के केंद्र की सरकार का होता है, कोर्ट का इसके अंदर लेना देना नहीं होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बनेगी? यहाँ पर बनेगी अपनी 1 और 3, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानकारी, स्टडी IQ पहली बार यूपीएससी IAS के लिए लेकर के आया है लाइव बैच, यानी कि अब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, उसके साथ साथ आप लाइव भी जाकर के टीचर के साथ में पढ़ सकते हैं, यानी कि इंटरेक्शन। कोई क्वेश्चन है
तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और भी कई प्रोग्राम यहाँ पर इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं, यानी कि और भी फीचर के साथ ये प्रोग्राम लेकर के आया गया है। वैसे तो इसकी फ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो इसकी फ़ी सिर्फ आपको 18,500 पड़ती है। और ये बैच 20 जून 2022 से लॉन्च हो रहा है शाम को 6 बजे। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी है, और आप नहीं कोई आपका जानने वाला है तो उसको भी आप ये रेकमेंड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। 3 से 4 स्टेटमेंट हमारे पास है। क्या कहता है, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसके अवयस्क बच्चे स्वतः भारतीय नागरिकता खो देते हैं। अभी मैंने नागरिकता के जाने की यानी कि उसके टर्मिनेशन की बात की थी। मैंने बताया था कि 3 प्रकार से होती है। एक व्यक्ति स्वैच्छिक तरीके से त्याग कर दे, दूसरा होता है कि वह किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, और तीसरा राज्य ही उसको मना कर दे यानी कि उसको वंचित कर दिया जाए। तो 3 ही आधार थे नागरिकता जाने के। अब उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो क्या उसके अवयस्क बच्चे होंगे, उनकी नागरिकता चली जाएगी? बिल्कुल। अगर माइनर चिल्ड्रन है तो उनकी नागरिकता भी ऑटोमेटिक चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वयस्क होते हैं तो वयस्क होने के 1 साल के भीतर वो अपनी नागरिकता को क्लेम कर सकते हैं। ये प्रावधान है। अब आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता ऐसे समय पर स्वीकार कर लेता है जब युद्ध चल रहा हो और भारत उस युद्ध के अंदर संलिप्त हो, तो ऐसे में भारत अगर इस युद्ध के अंदर शामिल है तो ऐसे में उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि अगर, ध्यान सुनना, अगर युद्ध के समय पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो वहां पर किसी प्रकार से उसकी नागरिकता स्वतः नहीं जाएगी। यहाँ पर तो केंद्र की सरकार उस पूरी परित्याग को रोक लेगी कि भाई क्यों ऐसा हुआ है, तो स्वतः नहीं जाएगी, उसको तो रोकना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा आता है कि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। आपको हमको कौन वंचित करेगा? कोई भी तरीका हो, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जहां पर आपको हमें भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट। तो गलत कौन सी बनती है? बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि करेक्ट आंसर क्या अपना बनता है? बी बन जाता है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए भारत में कौन से पदों के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी जन्म से भारत का नागरिक हो। आपके पास 30 सेकंड है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूं। क्या है? कहता है कि कौन से ऐसे पद हैं जहां पर ये कहा गया कि अभ्यर्थी जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन अपने पास है। सही आंसर क्या होगा? ज्यादातर बच्चे बोले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सर अभी तो आपने बताया था। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। क्या जब हम भारत के राष्ट्रपति की अर्हता पढ़ते हैं तो आर्टिकल 58 में इसकी योग्यताओं की चर्चा आती है। कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो आर्टिकल 58 में उसकी चर्चा है। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, या फिर सिर्फ लिखा है भारत का नागरिक हो? क्या लिखा रहता है? सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक हो। उसी प्रकार से सांसद, विधायक की अगर हम नागरिकता बढ़े, जैसे सांसद की बात करें तो आर्टिकल 84, और विधायक को लेकर के आर्टिकल 173 के अंदर क्वालिफिकेशंस आती है। यहाँ पर भी लिखा है भारत का नागरिक हो। और प्रधानमंत्री तो कौन होता है? राज्यसभा का सदस्य होगा या लोकसभा का सदस्य होगा, इसको सदस्य बनने के काबिल होगा, है ना। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसा पद नहीं जहां पर ये लिखा हो कि व्यक्ति जो है जन्म से भारत का नागरिक हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी बच्चा उसको गलत कर देता है, चलिए कंफ्यूज हो जाता है। आइए यहाँ पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भारत की संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 8, 9, 10, 11। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूँ, आज के सेशन में बता दिया मैंने। वैसे तो मैंने इसकी विस्तृत चर्चा की थी। अभी जो 2 बजे वाला सेशन चलता है वहाँ पर नागरिकता चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ पर भी इसका चर्चा चल रही है। तो क्या इसका आंसर बनेगा? आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 मैंने अभी आपको बताया था। तो केवल 3 और 4 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से लेकर के 7 के अंतर्गत कितने तरीके बताए गए हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, एक्वायर करना चाहता है भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप, तो उस केस में कितने तरीकों से प्राप्त कर सकता है। तो अभी मैंने बताया था कितने प्रकार से, ये होता है 5 प्रकार से। और कौन कौन से 5 प्रकार के तरीके हैं अभी चर्चा मैंने की थी
ये आता है सबसे पहले जन्म के आधार पर, दूसरा आएगा वंश के आधार पर, उसी प्रकार से पंजीकरण के आधार पर, फिर आता है देशीयकरण के आधार पर, और उसके बाद आता है कि अगर कोई जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, कोई क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया गया है, तो उसकी नागरिकता के संदर्भ में स्पेसिफाई किया जाएगा कि यहाँ पर नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो कहने का मतलब 5 प्रकार से नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता की समाप्ति से संबंधित शर्तों का वर्णन करते हैं। तो किस किस प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है, अभी मैंने चर्चा की थी। किस प्रकार से, सबसे पहले त्याग के द्वारा, व्यक्ति ने खुद ही नागरिकता का त्याग कर दिया। दूसरा, उसकी नागरिकता की समाप्ति कर दी गई, कब, जब उसने दूसरे देश की नागरिकता को अधिग्रहण कर लिया, अर्जन कर लिया। उसके बाद तीसरा आता है कि उसे वंचित भी किया जा सकता है, अगर फ्रॉड के आधार पर या किसी अन्य आधार पर नागरिकता ली है, या फिर कोई अन्य कारण बन गया तो व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अभी चर्चा हम लोगों ने की। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1, 2 और 3 हर प्रकार से ये चर्चा की गई है हमारा सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत। अब अगर सिटीजनशिप को लेकर के या आपके मन में कोई अन्य प्रश्न है तो वो मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि आपका मेल यहाँ पर आप भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।